नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धमाकेदार इस्तीफे की जिसने पूरे देश में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक पद छोड़ने की। सिर्फ 3 घंटे पहले तक वो सांसदों से मिल रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे और फिर अचानक इस्तीफा। क्या था इस इस्तीफे के पीछे का असली राज? सोशल मीडिया पर कई लोग कई तरह के वीडियोस बना रहे हैं और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की कहानी बता रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर इसकी असल वजह क्या थी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे की असल वजह क्या थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है। अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दे दिया और अचानक वो क्यों पहुंच गए राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास? दोस्तों, उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा क्या अचानक हुआ है? और अगर अचानक हुआ है तो पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों, ये सब हुआ मॉनसून सत्र के पहले दिन। सोमवार शाम 6 बजे तक धनखड़ साहब सांसदों से मिल रहे थे। किसी भी खराब स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं था और उसके ठीक 3 घंटे के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला कि क्या स्ट्रेस बढ़ गया था या कोई और ही वजह थी, क्योंकि असली खेल तो टाइमिंग का है दोस्तों। तो इस पूरे मामले के पीछे बड़ी वजह क्या थी? सोशल मीडिया पर इसकी कई वजह गिनाई जा रही हैं दोस्तों, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है जस्टिस वर्मा। तो क्या हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया? क्या जस्टिस वर्मा की वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? जस्टिस वर्मा का मामला और इम्पीचमेंट का खेल आखिर क्या है? सबसे पहले जान लीजिए कि जस्टिस वर्मा आखिर कौन है। ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज रहे हैं जिनके घर में कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए कैश, जो कि जली हुई हालत में था, वो मिला था। दोस्तों, धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब जस्टिस वर्मा के पीछे पड़े हुए थे। वो सवाल उठा रहे थे जस्टिस वर्मा पर और जुडिशरी पर भी। ऐसा क्यों कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? दोस्तों, जगदीप धनखड़ साहब एक वरिष्ठ वकील भी रहे हैं। वो मार्च से ही इस मामले पर लगातार सवाल उठा रहे थे और उनके बड़े सवाल क्या थे? जस्टिस वर्मा के मामलों पर उनके बड़े सवाल क्या थे? उन्होंने जस्टिस वर्मा का जो मुद्दा है वो लगभग हर सार्वजनिक मंच पे जहां भी उन्हें बोलने का मौका मिला, उन्होंने वहां से उसे उठाया। और उसके बाद जस्टिस वर्मा का मुद्दा जुडिशरी के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन गया था। तो वो कौन से 7 सवाल जस्टिस वर्मा के बारे में जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उस समय पूछे थे, जिसकी वजह से जुडिशरी और सरकार दोनों ही मुश्किल में आ गए थे? वो सवाल कौन से थे? वो बड़े सवाल कौन से थे? उन बड़े सवालों में सबसे पहला सवाल जगदीप धनखड़, जो अब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उस वक्त उन्होंने उठाया था। वो सवाल ये था कि ये खबर 7 दिन के बाद दुनिया को क्यों पता चली? यानी कि जो नोट मिले थे जली हुई हालत में, जो लगभग 15 करोड़ रुपए की नकदी जस्टिस वर्मा के बंगले से मिली थी, वो बात लोगों को पता ही नहीं चली। 7 दिन के बाद लोगों को यह खबर पड़ी। तो क्या किसी बहुत बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति ने इस खबर को दबाया था? ये सवाल जस्टिस वर्मा के बारे में, ये सवाल जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर, यह सवाल जगदीप धनखड़ बार बार हर मंच से पूछ रहे थे कि आखिर वो कौन था जो इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सवाल जो उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने पूछा था
वो ये कि ये 15 करोड़ रुपए आखिर किसके थे। वो कौन व्यक्ति था जिसने 15 करोड़ रुपए जस्टिस वर्मा को दिए थे। वो कौन सा प्रभावशाली व्यक्ति था और क्या वो इन रुपयों के बदले न्याय को खरीदना चाहता था। तो जगदीप धनखड़ ने यह सवाल उस वक्त उठाया था कि ये 15 करोड़ रुपए आखिर किसके थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने पूछा, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई थी, यह सवाल भी उन्होंने उठाया था। इसके अलावा जगदीप धनखड़ उन्होंने ये पूछा था कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने ये सवाल जुडिशरी से पूछा था और इस पर हैरानी जताई थी कि जस्टिस वर्मा ने इस घटनाक्रम के बाद इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि इन सब के बिना न्यायपालिका पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। यानी कि न्यायपालिका पर जो भरोसा उठता जा रहा था उसको लेकर के, जस्टिस वर्मा के मुद्दे को लेकर के जगदीप धनखड़ लगातार सवाल उठा रहे थे, न्यायपालिका से भी वो सवाल पूछ रहे थे। और इसके बाद इस दबाव का ही नतीजा था कि जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का जो मुद्दा है वो सामने आया। यानी उनको हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और सरकार जो है इसके लिए सहमत हुई। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इम्पीचमेंट आखिर क्या है। दोस्तों, इम्पीचमेंट का मतलब है किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना। यह प्रस्ताव लोकसभा से आता है तो 100 सांसदों की जरूरत होती है और राज्यसभा से आता है तो 50 सांसदों की जरूरत होती है। जिस भी सदन से प्रस्ताव आता है उसका स्पीकर या चेयरमैन 3 सदस्यों की कमेटी बनाता है और यही कमेटी पूरे मामले की जांच करती है। तो प्रस्ताव तो आ गया था, सरकार प्रस्ताव लाने को तैयार थी और सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लेकर आ रही थी। तो वैसी स्थिति में जब जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव आ गया था, संसद में प्रस्ताव आने के लिए सरकार लाने के लिए तैयार थी, तो फिर पेच आखिर कहां फंसा और क्या खेल हो गया कि जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर जो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव था उसके आने के तत्काल बाद ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। तो ये खेला आखिर कैसे हुआ, इसे भी समझिए। दोस्तों, मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में 145 से ज्यादा सांसद जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेकर स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचते हैं। जी हां, मानसून सत्र के पहले ही दिन 145 सांसद पहुंचते हैं स्पीकर ओम बिरला के पास। अब ये इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। यदि ये लोकसभा में आता है, जहां भी पहले आएगा वहीं इसके लिए कमेटी गठित होगी जांच के लिए 3 सदस्यों की, और कमेटी के गठन करने का जो अधिकार है यदि लोकसभा में आता है तो लोकसभा के स्पीकर के पास होगा और यदि राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के सभापति के पास होगा। अब लोकसभा में मानसून सत्र के पहले ही दिन 145 से ज्यादा सांसद पहुंचते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेकर स्पीकर ओम बिरला के पास। लेकिन असली ट्विस्ट तो राज्यसभा में आता है। अब राज्यसभा में क्या होता है कि पूरा खेल ही बदल जाता है। विपक्ष के सांसद पहुंचते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेकर राज्यसभा में। जी हां, राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाकर रखा जाता है और वो प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं विपक्ष के सांसद चेयरमैन के पास। यानी राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़, उनके पास पहुंचे वो और उन्होंने इम्पीचमेंट का प्रस्ताव, जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का प्रस्ताव जगदीप धनखड़ साहब के सामने रख दिया। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष के 145 विधायकों ने यह प्रस्ताव रखा स्पीकर ओम बिरला के सामने, और इधर राज्यसभा में विपक्ष ने यह प्रस्ताव रखा जगदीप धनखड़ के सामने, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उस वक्त चेयरमैन थे। तो जैसे ही सत्ता पक्ष को यह पता चला कि विपक्ष ने राज्यसभा में प्रस्ताव लाया है और उस पर उनके कोई हस्ताक्षर ही नहीं है, यानी ये तो विपक्ष के ही सांसदों के हस्ताक्षर है राज्यसभा में, उसमें बीजेपी के सांसदों के कोई हस्ताक्षर नहीं है, तो राजनाथ सिंह जी के घर पर देर रात आनन फानन में बैठक बुलाई जाती है।
अब इस बैठक में क्या होता है? इस बैठक में सांसदों को राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता है ताकि संख्या पूरी हो सके। नियम यह है कि अगर एक ही दिन दोनों सदनों में प्रस्ताव आता है तो उस सदन पर निर्भर करता है कि वो किसे आगे बढ़ाता है। अब धनखड़ साहब जो हैं वो क्या चाहते थे? सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब उस वक्त क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जांच कमेटी बनाने का जो अधिकार है वो उन्हें मिले, क्योंकि ये चेयरमैन का अधिकार है, और वो ये तय करना चाहते थे कि कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज और एमिनेंट जज जो है वो कौन होगा, यानी कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे। तो महामहिम के पास इस्तीफा देने पहुंच जाते हैं नाराज होकर के जगदीप धनखड़, या स्वास्थ्य कारणों से, यह अभी भी पहेली बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर जगदीप धनखड़ जस्टिस वर्मा के मामले में क्या चाहते थे? तो जस्टिस वर्मा के मामले में धनखड़ साहब ये चाहते थे कि जांच कमेटी बनाने का अधिकार उन्हें मिले, क्योंकि ये चेयरमैन का अधिकार है। वो ये तय करना चाहते थे कि कमेटी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज और एमिनेंट जज जो जूरीज हों वो कौन होंगी, यानी जज और जूरी कौन होंगे, वो इस बात को तय करना चाहते थे। तो वो ये चाहते थे कि जांच से ये सामने आए कि आखिर वो पैसा किसका था। तो जस्टिस वर्मा के मामले में जगदीप धनखड़ साहब ये चाहते थे कि वो प्रस्ताव जो है राज्यसभा में पेश हो, राज्यसभा में उसे आगे बढ़ाया जाए और राज्यसभा की कमेटी ही उस पर जांच करे। तो जाहिर सी बात है, यदि राज्यसभा में वो आगे बढ़ाया जाता है तो कमेटी जांच समिति बनाने का अधिकार चेयरमैन यानी जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उस वक्त उनके पास होना था। और वो ये चाहते थे कि जांच से ये सामने आए कि वो पैसा किसका था, आखिर वो पैसा किसका था, वो 15 करोड़ रुपए किसके थे जो जस्टिस वर्मा को दिए गए थे या उनके बंगले में रखवाए गए थे। तो कहा यह जा रहा है कि धनखड़ साहब इस बात से बहुत आहत हुए थे कि उन्हें इस मामले को लीड नहीं करने दिया जा रहा। तो एक कारण इसका यह बताया जा रहा है, एक थ्योरी निकलकर यह सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को उन्हें लीड नहीं करने दिया जा रहा है। इस वजह से धनखड़ साहब काफी नाराज हुए थे, क्योंकि यदि ये लोकसभा में प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है तो फिर जगदीप धनखड़ साहब जो इसके लिए जिन्होंने झंडा उठाकर अभियान चलाया था वो इसे लीड नहीं कर सकते थे, और वो चाहते थे कि इस मामले को, जुडिशरी के मामले को वो खुद लीड करें, क्योंकि ये जुडिशरी में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मामला था और वो खुद एक वकील रहे हैं, और वो ये चाहते थे कि इस मामले में वो तह तक पहुंचे। वजह नंबर 2 जो थ्योरी है वो ये सामने आ रही है कि सत्ता पक्ष से तकरार और अधिकारों का टकराव भी एक वजह बना जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। सत्ता पक्ष से तकरार और अधिकारों का टकराव, आखिर ये क्या था? दोस्तों, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसई की मीटिंग में हंगामे की भी खबर आई थी। राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण बैठक जिसे बीएसई कहते हैं धनखड़ साहब की अध्यक्षता में होनी थी, और इसमें संसदीय कार्य मंत्री, सदन के नेता और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। लेकिन जब यह बैठक 4:30 बजे दोबारा होनी थी तो जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और किरण रिजिजू, ये दोनों सत्ता पक्ष के बड़े नेता हैं, तो जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बिना किसी सूचना के मीटिंग से अनुपस्थित हो गए, ऐसा कहा जा रहा है, और इस मीटिंग को अगले दिन के लिए टाल दिया गया। कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब इस बात से काफी नाराज हुए कि उनकी अध्यक्षता वाली बैठक में ये दोनों ही बड़े नेता नहीं पहुंचे। जेपी नड्डा से सीधी बहस की भी खबर आई। जी हां दोस्तों, सदन में एक बार नड्डा साहब ने खुलेआम चेयरमैन की कुर्सी को बाईपास करते हुए कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वॉट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, आपने भी देखा था। तो ये जो वीडियो है इसमें जेपी नड्डा सदन में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं राज्यसभा में कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। एक तरीके से चेयरमैन को बाईपास करते हुए वो कह रहे थे, और ऐसा माना गया, और उन्होंने कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वॉट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड एंड यू शुड नो।
इसका मतलब था कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा, जो कुछ मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसा था जैसे कि किसी क्लास में क्लास टीचर की जगह कोई छात्र खड़ा होकर ये कहे कि मैं जो कहूंगा वही माना जाएगा। अब चेयरमैन के रूप में धनखड़ साहब को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन नड्डा साहब ने ये खुद ही कह दी। कहा जा रहा है कि इस बात पर नड्डा साहब और धनखड़ साहब के बीच काफी तल्खी हो गई थी और शाम की मीटिंग में जेपी नड्डा साहब के न पहुंचने की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है। दोस्तों, अब एक और थ्योरी जो है वो सोशल मीडिया पर घूम रही है और यह है वजह नंबर 3। वजह नंबर 3 है किसानों के मुद्दे पर बेबाक राय। दोस्तों, धनखड़ साहब खुद को किसान पुत्र और जाट नेता बताते थे और किसानों के मुद्दे को लगातार उठाते थे। एक पुराना वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है जिसमें वो केंद्रीय कृषि मंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनको मंच पर ही ये कह रहे हैं कि किसानों से किए वादे कब पूरे होंगे और उनसे बातचीत क्यों नहीं की जा रही। कई लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के मसले पर धनखड़ साहब चुप नहीं हो रहे थे और उन्हें चुप कराने के लिए कोशिश की जा रही थी। तो विपक्ष जो है, विपक्ष के जो समर्थित पत्रकार हैं, कांग्रेस समर्थित पत्रकार हैं और यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं, वो इस थ्योरी को हवा दे रहे हैं कि धनखड़ साहब किसानों के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ गया, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा सोशल मीडिया पर सक्रिय वो तमाम विद्वान दावा कर रहे हैं जो वामपंथी विचारधारा के माने जाते हैं या जो कांग्रेस समर्थित विद्वान और पत्रकार माने जाते हैं। एक और वजह बताई जा रही है दोस्तों, और वो है प्रधानमंत्री की नाराजगी और उसके साथ ही उम्र का फैक्टर। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ से, उनकी कार्यशैली से थोड़े नाराज चल रहे थे? दोस्तों, पीएम का देरी से आया हुआ ट्वीट इस कयास को बल दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पूरे एक दिन के बाद ट्वीट किया और इस्तीफे के पूरे एक दिन के बाद प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने धनखड़ साहब के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि उन्हें कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस देरी और ट्वीट के शब्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। हो सकता है कि धनखड़ साहब खुद को एक अलग पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या वाकई उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ खुद को एक अलग पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं थे? तो ये भी एक थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही है और लोगों का कहना है कि शायद वो खुद को एक पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद पर रहते हुए खुद को एक अलग पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी सरकार से कुछ अलग चल रहे थे जिससे प्रधानमंत्री खुश नहीं थे। और कई बड़े मेन स्ट्रीम के पत्रकारों ने, चैनलों के संपादकों ने भी ये थ्योरी जो है ये जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कही थी कि शायद प्रधानमंत्री उनसे थोड़े नाराज थे। दोस्तों, राजस्थान यात्रा का भी तो प्लान था जगदीप धनखड़ जी का। 23 तारीख को यानी 23 जुलाई को धनखड़ साहब का जयपुर दौरे का प्लान था। वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट स्टाफ ने 21 तारीख को इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया था। फिर 21 की रात को अचानक इस्तीफा कैसे दे दिया? यह बात राजनीतिक गलियारों में बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया या उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया। दोस्तों, आरएसएस की 75 साल की उम्र सीमा, एक और अटकल यह भी लगाई जा रही है कि आरएसएस की जो 75 साल की उम्र सीमा है, कहीं ये तो इसका कारण नहीं बनी क्योंकि मोहन भागवत जी ने हाल ही में 75 साल से ऊपर के नेताओं को रिटायर होने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2025 में 75 साल वो भी पूरे कर लेंगे। अब धनखड़ साहब मई में ही 74 साल के हुए हैं, तो क्या उनका इस्तीफा आरएसएस की उस कार्यप्रणाली का हिस्सा है जहां एल.के. आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को उन्हें भी रिटायरमेंट दिलवा दिया गया था? दोस्तों, ये अलग ही राजनीतिक गणित है जो लगाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह थ्योरी भी चलाई कि
चूंकि जगदीप धनखड़ 75 वर्ष के होने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो पार्टी की पॉलिसी है उसके मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके पीछे गणित ये भी लगाया जा रहा है कि चूंकि वो 75 वर्ष के होने वाले थे और वैसे स्थिति में आरएसएस जो है उसकी कार्यप्रणाली है कि अगर आप 75 साल से ज्यादा के हो जाएंगे तो आप सक्रिय राजनीति में ना रहें। और इसके पहले भी कई नेताओं ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई थी, जिनमें पूर्व स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो भी शामिल थी, सुमित्रा महाजन जो इंदौर से आती हैं। और अभी तो वर्तमान में मोहन भागवत ने, संघ प्रमुख, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने हाल ही में इस बात का जिक्र किया था कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। तो फिर क्या जगदीप धनखड़ साहब ने उनकी सलाह मानते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया? तो ये कहावत, ये अटकलें भी, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर। दोस्तों, जगदीप धनखड़ साहब ने हमेशा ये कहा था कि वो 2027 में इस्तीफा देंगे, 2027 में, और वो डरते नहीं हैं। लेकिन कई बार उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कार्यप्रणाली में डर नाम की कोई चीज नहीं है, वो किसी से नहीं डरते हैं और वो अपना इस्तीफा 2027 में देंगे। वो निडर होकर काम करते हैं। लेकिन फिर अचानक ये इस्तीफा इतने सारे सवालों के घेरे में कैसे आ गया? क्या वो कोई बड़ा मैसेज देना चाहते थे? और जो अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं, क्या वो सही हैं? फिलहाल उनकी जगह उपसभापति हरिवंश, जो जेडीयू के नेता हैं, वो राज्यसभा चला रहे हैं और नए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, नए उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन हो सकता है? और इस प्यार के टूटने की असल वजह क्या थी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे योगेश की रिपोर्ट में दीजिए इजाजत। नमस्कार।